हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आपकी ईवीएस की जो श्रृंखला चलाई जा रही है, ईवीएस की श्रृंखला सीटेट दिसंबर 2024 को ध्यान में रख करके जो आयोजित होगा, उसके लिए आपकी PYQ प्रैक्टिस सेशन आयोजित हो रहा है, जिसमें हम आज की जो क्लास करने वाले हैं वह है हमारी कौन सी क्लास, तो 6th नंबर की क्लास होने वाली है। इसके पहले के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए प्लेलिस्ट को वॉच जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा पेपर होने वाला है वह वर्ष 2024 का जनवरी का पेपर। तो जनवरी 2024 के 30 प्रश्न आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आपका कितना स्कोर रहता है आप अपनी तैयारी खुद से जान सकते हैं। मैंने स्वयं 15 दिन सिर्फ और सिर्फ पूरी कड़ी मेहनत से जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो सिर्फ PYQ क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे और मेरा सिर्फ पास ही नहीं हुआ बल्कि मैंने 100+ मार्क्स भी गेन किए थे। देन उसके बाद भी मैंने कई बार एग्ज़ाम दिए और मैंने 125 से भी एबव अपना स्कोर गेन कर पाया। तो जिसका सबसे बड़ा जो राज है वह है ओनली फॉर PYQ क्वेश्चन पेपर, जिन्हें मैंने सिर्फ सॉल्व ही नहीं किया बल्कि उनकी बेहतरीन व्याख्या को भी समझा ताकि उनके आसपास बनने वाले सभी प्रश्न सॉल्व हो सकें। तो वही चीज़ आपके साथ होगी और आप भी इस बार सिर्फ पास नहीं होंगे बल्कि 100+ मार्क्स के साथ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। सही उत्तर चुनें और कथन किसके बारे में है वह भी जान लीजिएगा। तो कथन आपका संबंधित है जोहड़ से। तो जोहड़ से संबंधित कौन सा कथन सही है। विकल्प है आपके सामने एक, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। विकल्प 2 है, यह जल से यानी कि पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। विकल्प 3 है, यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। विकल्प 4 है, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। तो जोहड़ के बारे में आप कौन सा कथन सही करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यह एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है जो कि जोहड़ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो कौन सी ऐसी थीम है, ऐसा प्रश्न है जो पूछताछ को बढ़ावा देगा भोजन विषय के अंतर्गत, यानी कि भोजन की थीम के अंतर्गत। विकल्प 1 है, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। विकल्प 2 है, सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन करना। विकल्प 3 है, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। विकल्प 4 है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित पदार्थों के चित्र दिखाना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी कि भोजन थीम को यदि हम पढ़ा रहे हैं तो पूछताछ को बढ़ावा देने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे सैंडविच है, शिकंजी है, लेमन वाटर है, इत्यादि चीज़ें जो कि बिना आग के पकाई जाती हैं उनका प्रदर्शन करके बच्चों को दिखाएंगे। जब बच्चे स्वयं सामने देखेंगे तो उनसे जो बच्चों के अंदर सोच आएगी वह आएगी प्रश्न पूछने की, जबकि वो जब किसी चीज़ को प्रत्यक्ष ना देख करके परोक्ष देख रहे हैं तो वह उसे इतनी अच्छी तरीके से ना ही समझ पाएंगे ना ही अपने अंदर उसको धारण कर पाएंगे ताकि वे प्रश्न पूछ सकें। तो विकल्प 2 ही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रदर्शन विधि आपकी सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। विकल्प आपका 2 सही होगा। और अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि सोचिए और जवाब दीजिए। हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं, यह किस तरीके का प्रश्न है आपको बताना है। विकल्प 1 है अभिसारी, विकल्प 2 है विश्लेषणात्मक, विकल्प 3 है काल्पनिक, विकल्प 4 है तथ्यात्मक। अभिसारी प्रश्न वे होते हैं जिनका बंधा बंधाया, रटा रटाया और फिक्स्ड उत्तर होता है। तो इसका कोई एक उत्तर नहीं है कि हम सहज महसूस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी की भावनाएं, सभी के विचार, सभी का जो नज़रिया है वो अलग अलग हो सकता है। काल्पनिक कोई कल्पना नहीं है, ये हम स्वयं महसूस करते हैं कि हाँ हम सहज हो रहे हैं उन्हीं कपड़ों में। इसकी कोई कल्पना नहीं की जा रही, तथ्य कोई भी नहीं है, बल्कि इसका जो राइट आंसर होगा कि यहाँ पर इस प्रकार का जो प्रश्न है वह करके बच्चों से विश्लेषणात्मक प्रकार का प्रश्न पूछ रही है, यानी कि प्रत्येक बच्चे इसका अलग अलग विश्लेषण करेंगे, अलग अलग विचार प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCERT की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा
का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का क्या कारण है? तो वाहिदा और प्रिज्म जो नौसेना में डॉक्टर हैं, उनके बारे में जो ये पाठ शामिल किया गया है ईवीएस के अंतर्गत, ये क्यों किया गया है, इसका कारण ही क्या है? विकल्प 1 है उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। विकल्प 2 उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। विकल्प 3 है यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। विकल्प 4 है उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। तो आपके जो राइट आंसर होंगे कि विकल्प 1 है ए बी सी सही है, विकल्प 2 है बी सी डी सही है, विकल्प 3 है सी डी सही है, विकल्प 4 है बी डी ए सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी डी ए सही है, यानी कि सशस्त्र सीमा में उनके जीवन की जो 1 सेकेंड, विकल्प डी आपका सही होगा, यानी कि उनके अनुभव में लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, जो कि ए भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर सी भी शामिल किया गया है, डी भी शामिल किया गया है कि उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को निपटने के तरीके समझना, और बी भी बताया गया है कि सशस्त्र सीमा में चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक, जबकि प्रिज्म 7 रंगों को प्रदर्शित करता है, ये चीज़ वहाँ पर नहीं दर्शाई गई है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हमें चीज़ें कैसे बनाते हैं, यानी कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, एलेक्स इसके बारे में बता रही है। थीम है ये। तो थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? तो विकल्प 1 है रंग पैटर्न के बारे में सिखाना और सौंदर्य बोध विकसित करना चाह रही है। विकल्प 2 है इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना चाहती है कि बुनकर किस प्रकार बुनाई करते हैं। ये पट्टियां चिपका कर जब बच्चे चटाई बनाएंगे तो उनके कौशल को समझ पाएंगे। विकल्प 3 है चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करा रही है। या विकल्प 4 है आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। तो इसमें जो एलेक्स है वह क्या करवाना चाह रही है? तो विकल्प 1 है ए बी डी सही है, विकल्प 2 है बी सी डी सही है, विकल्प 3 है ए सी डी सही है और विकल्प 4 है ए सी सही है। तो यहाँ पर देखिए रटना, ऐसा कोई भी आपका विकल्प सही नहीं होगा जो रटने पर, कंठस्थीकरण करने पर, यंत्रवत याद कराने पर जोर देता हो। तो विकल्प सी आपका जहाँ जहाँ भी दिखेगा वह आपको कट कर देना है। तो विकल्प सी आपका विकल्प नंबर 3 में भी है, विकल्प सी आपका 4 में भी है, विकल्प सी आपका 2 में भी है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि क्या होगा कि वह रंग और पैटर्न के बारे में सौंदर्य बोध विकसित करना चाहती है, साथ ही साथ वह बुनकरों के कौशल को भी संबंधित करना चाहती है, और वह स्ट्रिप्स के द्वारा पूरी तरह कैसे स्ट्रिप्स काटी जाती हैं इनके बारे में भी बताना चाह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जा सकती हैं? यानी कि मान लीजिए बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपने घर में जितने छात्र व्यक्ति हैं उनको गिनते हैं और उसके बाद पानी की अनुमानित मात्रा यानी कितनी खपत हो रही है, जो है 500 लीटर, 400 लीटर, 200 लीटर, जितने व्यक्ति हैं उनके अनुसार कितना पानी खर्च हो रहा है। फिर इसी प्रकार वे अपने पड़ोस के घर का भी आंकलन करते हैं। तो इस प्रकार वे क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा प्रक्रिया कौशल विकसित हो रहा है? तो विकल्प ए है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना। विकल्प 2 है पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति करना। विकल्प 3 है परिकल्पना, परिमाण निकालना और अभिव्यक्ति करना। विकल्प 4 है अनुमान, प्रयोग और अवलोकन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी इसके लिए वह क्या करेंगे, पूछताछ करेंगे, फिर अपना परिणाम निकालेंगे कि इतने लोगों में इतना पानी औसतन खर्च होता है, और फिर उसकी क्या करेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे। तो विकल्प संख्या 2 आपकी क्या होगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जाँच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जाँच से तो आप समझ लीजिए कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि मलेरिया की जाँच करवा रहे हैं, और उसके लिए वे खून की जांच करवाएंगे कि मलेरिया है या नहीं है। तो इससे खून की जांच से क्या होगा? विकल्प 1 है कि उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। विकल्प 2 है उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। विकल्प 3 है उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। विकल्प 4 है उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। यहाँ पर आपकी विकल्प संख्या 4 सही हो जाएगी कि उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता लगाने के लिए वे खून की जांच करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प 1 है मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। विकल्प
दो है यानी कि कथन दो है आपका, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। विकल्प तीन है कि छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने में और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। और डी है कथन कि श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आपके जो विकल्प हैं वह इस प्रकार है कि इसमें सही कथन ए और बी है, या सी और डी है, या ए सी है, या ए और डी है। तो कौन सा आपका पूरी तरीके से सही दिया गया है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 4 यानी कि ए और डी कैसे हैं? सही है। यानी मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देने का कार्य करती है। साथ ही साथ जो श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज करती हैं, वे खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या 69, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, कहा गया है कि ईवीएस में कहा जाता है कि जो उनकी पाठ्यक्रम है, जो पुस्तक है, उनको उसके बाहरी जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। ऐसा करने के लिए एनसीएफ 2005 क्या प्रतिबिंबित करना चाहता है? विकल्प एक है ईवीएस महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य है। विकल्प दो है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। विकल्प तीन है पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। विकल्प चार है शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि याद करना तो आपका गलत हो जाएगा, एकमात्र केवल ये भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। तो यही विकल्प आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए चौथा और तीसरा काफ़ी मिलता जुलता प्रश्न है, और विकल्प है तीसरा और चौथा, तो इनमें भेद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यदि आप इसको आसानी से शालीनता से पढ़ेंगे तो आप उत्तर आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि जो वो अपने आसपास से देखेंगे वो किसी पुस्तक से उन्हें प्राप्त होने वाला नहीं है। पुस्तक से वे बेहतर तरीके से तभी सीखेंगे जब वो उनके आसपास के वातावरण से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार आप सही विकल्प का चयन कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, यानी कि इस नखरीली पक्षी का नाम बताइए। विकल्प एक है दार्जिन, विकल्प दो है वीवर पक्षी, विकल्प तीन है कलचिड़ी, विकल्प चार है शक्करखोरा। तो दार्जिन चिड़िया जो कि पत्तों को सी करके अपना घोंसला बनाती है, लेकिन अगर हम बात करें कलचिड़ी, ये पत्थरों के बीच में मुलायम चीज़ों को रख करके अपना घोंसला बनाती है। और शक्करखोरा कैसा बनाती है? तो ये उल्टा लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इस प्रकार ऊपर से पतला फिर नीचे काफ़ी चौड़ा, ऐसा इसका घोंसला होता है। तो उल्टा लटकता हुआ घोंसला शक्करखोरा बनाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीवर पक्षी। तो नर वीवर कई सारे घोंसलों का निर्माण करते हैं, उसके बाद मादा वीवर आती है और नखरे दिखा करके जो भी उसे अच्छा लगता है उसमें अपने अंडे दे देती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथन ए तथा कथन बी को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। ठीक है। विकल्प तीन है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो यहाँ पर जो सन से रिलेटेड प्रश्न है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो विकल्प आपके हैं कि ए और बी सही है, विकल्प दो है ए बी दोनों सही नहीं है, और विकल्प तीन है ए सही है बी गलत है, विकल्प चार है ए गलत है किंतु बी सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या तीन, यानी कि ए सही है किंतु बी गलत है। ए सही है किंतु बी कैसा है? गलत दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो बाल केंद्रित रणनीतियाँ किसके अंतर्गत सबसे अच्छी तरीके से दर्शाई जा सकती हैं? तो कथन है आपका चर्चा, विकल्प यानी कि कथन दो है प्रदर्शन, कथन तीन है व्याख्यान और कथन चार है सर्वेक्षण। तो देखिए याद रखिएगा व्याख्यान आपका कैसा है? निगेटिव है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 की बात हो रही है। व्याख्यान या लेक्चर पे बच्चे बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे, वो उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो कि उनके जीवन से जुड़ी होंगी, जिसको उन्हें करके सीखने में मज़ा आता है, देखने में मज़ा आता है, ना कि सुनने में। भाषण सुनने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर भी सी दिखेगा वो आपको कट कर देना है। तो सी आपका विकल्प संख्या 2 और 3 में दिख रहा है। अब विकल्प 1 और 4 बचता है कि ए और बी सही है और ए और डी सही है।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि ए और डी कैसे हैं, सही है। तो हम चर्चा करेंगे और क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। तो विकल्प 2 आपका क्या होगा, सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कह सकते हैं, के लिए विख्यात जिला है, निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो पोचमपल्ली निम्नलिखित में से किसका भाग है। विकल्प 1 है तमिलनाडु का, विकल्प 2 है कर्नाटक का, विकल्प 3 है महाराष्ट्र का, विकल्प 4 है तेलंगाना का। तो कर्नाटक में आपके कंबाला एक दौड़ होती है जिसमें कौन दौड़ाए जाते हैं, तो आपके दौड़ाए जाते हैं भैंसे। जबकि यहाँ पर जो पोचमपल्ली की बात की जा रही है, देखिए कोई भी प्रश्न कहीं भी मिले तो उसको सुन लीजिए, क्योंकि वो आपका इसमें नहीं तो सेकंड पेपर अगर आपने डाला होगा तो जीके में काम आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, एस्टेट देंगे, उसमें काम आ जाएगा। तो कोई भी जानकारी आपके लिए गलत साबित नहीं होगी, विशेषकर आप उसको बशर्ते ध्यान से सुनते रहिए। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, पोचमपल्ली की, तो ये आपका तेलंगाना का जिला है। विकल्प संख्या 4 क्या होगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और तेलंगाना का गठन कब हुआ था यदि पूछ लिया जाए तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन सा चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो सीमा शिक्षिका है जो कि और अपने बच्चों को लेकर के जा रही है चिड़ियाघर में। ऐसा वह क्यों कर रही है, इसके पीछे उसका सबसे जो सटीक उद्देश्य है वह क्या है। तो कथन 1 है कि चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना। कथन 2 है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। कथन 3 है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। कथन 4 है चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का आंकलन करना। तो अब विकल्प है आपके कि ए बी सी सही है, विकल्प 2 है बी सी डी सही है, विकल्प 3 है ए सी डी सही है, विकल्प 4 है ए और बी सही है। तो यहाँ पर जो सही होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि ए सी डी सही है। सही क्या हो जाएगा, ए सी और डी सही है, यानी कि चिड़िया घर के जो जानवर हैं उनके नाम भी याद हो जाएंगे, क्योंकि जब वो सामने से देखेंगे तो उन्हें काफ़ी समय तक याद रख पाएंगे। प्रक्रिया कौशल बढ़ेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि चिड़ियाघर में छात्रों के जो सीखने का आंकलन है वह भी वह कर पाएगी। तो आपका विकल्प ए सी और डी क्या होगा, पूरी तरीके से ठीक। 1 सेकेंड। यहाँ पर जो आपका रटना है, याद करना है, ये आपका निगेटिव होता है और मैं कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन देखिए जब हम चीज़ें सॉल्व करते हैं तो कभी कभी दिमाग से चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, जैसा मेरे साथ अभी हुआ। लेकिन आप मत कीजिएगा, चीज़ों को याद रखिए, यहीं पर सुधार कर लीजिए। तो विकल्प 2 आपका ठीक होगा। ए आपका जहाँ कहीं भी है वो कट हो जाएगा, तो 1 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, तो ये आपके गलत हो जाएंगे। विकल्प संख्या 2 सही होगी, यानी कि जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को वह जोड़ पाएंगे, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा मिलेगा, सीखने का आंकलन भी होगा। जबकि याद करना जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि याद करना कैसा है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। हाँ, जानवरों के बारे में समझ बना पाएंगे तो वो आपका ठीक होता। नेक्स्ट है एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और निम्नलिखित में से कार्य करने के लिए कहा। विकल्प 1 है छात्र आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। विकल्प 2 है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। विकल्प 3 है अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। विकल्प 4 है जानवरों को परिभाषित करो। यानी कि विकल्प का मतलब था ये आपके चारों कथन दिए गए थे। अब इनमें से सही कौन सा होगा, यानी सही नहीं पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है, कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो ए और सी उपयुक्त नहीं है, बी और सी उपयुक्त नहीं है, केवल सी उपयुक्त नहीं है, केवल डी उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि केवल डी सही नहीं है। परिभाषित करो, यानी कि अपने संतुलित और नपे तुले शब्दों में लिखो। देखिए परिभाषित करना और किसी चीज़ की परिभाषा बनाना ये प्राथमिक स्तर में नहीं आता है, बल्कि प्राथमिक स्तर में आता है अपने विचार लिखिए, ये आपका सही होता है। तो बाकी के 3 आपके क्या होंगे, सही हो जाएंगे और यही आपका सही नहीं होगा। यानी जानवर के नाम वो बिल्कुल लिख सकते हैं, अपने आसपास विभिन्न तरीके के जो भी जानवर उन्होंने देखे होंगे, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, जो भी उनने देखे होंगे उनके बारे में लिख पाएंगे, गतिविधियों का अवलोकन कर पाएंगे। साथ ही साथ उन्हें कार्यों के अनुसार और उनके जानवर में जो भी उन्होंने विविधताएं देखी हैं उनके अनुसार वे जानवरों को अलग अलग वर्गीकृत भी कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के समीप सीमांतवर्ती राज्य हैं, हरियाणा के समीप कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। विकल्प 1 है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। विकल्प 2 है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। विकल्प 3 है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार। विकल्प 4 है बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आपके हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य
हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है कि कथन और कारण से संबंधित, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। आर है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध के कारण नर कीड़े उसे पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे जो चींटी होती है वह एक कतार में ही चलती है। ऐसा वो क्यों करती है? तो ये फार्मिक अम्ल जिसके काटने से क्या होता है, जैसे बिच्छू काट लेता है या आपके ततैया बर्रैया काट लेती है, चींटी काट लेती है, तो ये सभी क्या होता है, फार्मिक अम्ल के कारण वहाँ पर खुजली, सूजन इत्यादि होने लगती है। और ये जो कतार में चलती हैं, यह एक खुशबू छोड़ती हैं, विभिन्न प्रकार की मोहक खुशबू छोड़ती हैं जिसको अन्य चींटियाँ पहचान लेती हैं और इसीलिए वे एक साथ कतार में चलती हैं। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपके बन जाते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आपके विकल्प हैं, दोनों कथन ए आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प 2 है, दोनों कथन ए आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प 3 है, ए सही है आर गलत है। विकल्प 4 है, ए गलत है आर सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनने वाला है वह विकल्प संख्या 1 यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही दिए गए हैं। मादा की गंध से जो नर रेशम का कीड़ा है वह उसे पहचान लेता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मादा फेरोमोन्स नामक एक गंध छोड़ती है जो कि नर को पहचानने में मदद करती है। नेक्स्ट है आपके सामने प्रश्न की कथन दिया गया है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। कथन है 2, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन से बहुत करीब हैं। अब आपको उत्तर बताना है। दोनों कथन 1 और 2 सही दिए गए हैं, दोनों कथन 1 और 2 गलत दिए गए हैं, दोनों कथन 1 और 2 एक सही है और कथन 2 गलत है। विकल्प संख्या 4 है कि कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो यहाँ पर आपका विकल्प संख्या जो होगा वह आपका 3 सही हो जाएगा, यानी कि कथन 1 सेकेंड, विकल्प संख्या 4 यानी कि कथन 1 गलत है और कथन 2 कैसा है, सही है। कथन 1 में गलत क्या है, तो कथन 1 आपका आधा तो सही दिया गया है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आगे इन्होंने थीम बताई है कि पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। तो देखिए 6 थीम तो हैं, लेकिन ये 6 थीम यह नहीं है जो यहाँ पर बताई गई हैं, बल्कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है भोजन। ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसकी एक जो थीम है वह हो जाएगी भोजन। एक हो जाएगी आपका परिवार और मित्र, परिवार मित्र। तीसरी हो जाएगी आपकी आश्रय। चौथी हो जाएगी आपका जल और पांचवी हो जाएगी आपकी यात्रा। और छठवीं हो जाएगी चीज़ें जो 1 सेकेंड, हम जो सोचते हैं और करते हैं। छठवीं कौन सी हो जाएगी, हम जो सोचते हैं और करते हैं, हम जो सोचते हैं और करते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा 6 थीम कौन कौन सी हैं। तो परिवार और मित्र है, भोजन है, आश्रय है, जल है, यात्रा है, हम जो सोचते हैं वह करते हैं। ये आपकी कुल 6 थीम है। साथ ही साथ प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण की इन 6 थीमों में से उप थीम कितनी है। तो यदि उप थीम की बात कर ली जाए तो उप थीम कुल 4 है, और जिसमें क्या क्या उप थीम आ जाती हैं, तो पहली उप थीम आ जाती है आपका परिवार मित्र के अंतर्गत जैसे कि संबंध आ जाती है, साथ ही साथ कार्य एवं खेल आ जाता है, फिर आपके पशुएं आ जाता है और पौधे आ जाता है। तो ये आपकी 4 उप थीम दी गई हैं, जबकि आपकी 6 क्या है, मुख्य थीम दी गई हैं। तो पहला कथन आपका आधा तो सही था, लेकिन आधा कैसा दिया गया था, गलत दिया गया था। जबकि दूसरा कथन सही दिया गया है कि ईवीएस की जो थीम है वो बच्चों के जीवन के बहुत करीब होती है। ये बात पूरी तरीके से ठीक दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन और कारण से संबंधित दोनों ही कथन आपको दिए गए हैं। जाइलम जल और खनिज को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, ठीक है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है। तो अब विकल्प है आपके सामने, कथन ए और बी दोनों सही हैं, दोनों ए और बी सही नहीं है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ए और बी सही दिए गए हैं। जल का कार्य होता है जल और खनिज को जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाना। जल से जाइलम फ्लो, इससे आपका फूड यानी कि भोजन को पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका, जिस तरीके से ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है।
विकल्प 1 है शिक्षकों का अवलोकन, विकल्प 2 है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, विकल्प 3 है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, विकल्प 3 है पोर्टफोलियो। तो किसके द्वारा छात्रों का आंकलन बेहतर तरीके से आप व्यापक मूल्यांकन के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बताया गया था सीटेट की तरफ से, क्योंकि इस क्वेश्चन पर जो है आपत्ति लगी थी और उसमें लास्ट में जो आंसर आपका राइट होकर के आया था वह आया था आपका आल, यानी कि जेड के रूप में आंसर दिया गया था, जिसमें सभी विकल्प आपके सही माने गए थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। मे भी ये क्वेश्चन अब आपका शायद रिपीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन ठीक कर दिए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अगर सबसे उपयुक्त का पूछा जाए तो वह आपका पोर्टफोलियो ही कहलाएगा। नेक्स्ट है, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि क्या पाया? विकल्प 1 है नींबू जल में डूब गया, विकल्प 2 है नींबू जल में तैरने लगा, विकल्प 3 है नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, विकल्प 4 है नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। तो जब हम पानी के अंदर अधिक मात्रा में नमक को घोल देते हैं और फिर नींबू को डालते हैं तो हम पाते हैं कि नींबू जल में क्या होने लगता है? तैरने लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? अब कौन सा ईवीएस थीम को दर्शा रहा है? अभी अभी चीज़ें हमने डिस्कस की ईवीएस थीम के बारे में, तो अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है मौसम और पानी यात्रा, विकल्प 2 है भोजन पदार्थ आवास, विकल्प 3 है परिवार मित्र यात्रा प्राकृतिक संसाधन, विकल्प 4 है आवास यात्रा चीज़ें जो हम बनाते हैं और कर सकते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम सोचते हैं और कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि आवास यात्रा और चीज़ें हम जो सोचते हैं या बनाते हैं। आवास या आश्रय आपका एक ही बात हो जाएगा। यहाँ पर मौसम आपके थीम के अंतर्गत नहीं आया है, भोजन पदार्थ आपका थीम के अंतर्गत नहीं आया है, भोजन आवास आया है, परिवार और मित्र यात्रा प्राकृतिक संसाधन नहीं आया है, जबकि चौथा विकल्प आपका क्या होगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये तीनों ही चीज़ें थीम के अंतर्गत शामिल की गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। तो 3 कथन सही हैं, एक गलत वाला आपको चुनना है। तो पहला है कि अल बरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। विकल्प 2 है 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे। विकल्प 3 है उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। और विकल्प 4 है कि उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीकी की प्रशंसा की। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, कि उसने विकल्प 3 में कहा गया है कि तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि उसने क्या किया था कि भारत के तालाबों के बारे में जो तकनीकी पद्धति अपनाई गई है उसकी प्रशंसा उसने अपनी किताब में बहुत ही अधिकता से की है। और वह रहने वाला कहाँ का था? तो उज्बेकिस्तान का था। कहाँ था? उज्बेकिस्तान का था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथन बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन भी है धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। तो इनमें धान के बारे में बात की गई है कि ये चिकनी मिट्टी में होती है और अधिक मात्रा में पानी चाहिए। और बोरा एक प्रकार का धान का किस्म है, चावल है, जो कि असम में उगाया जाता है। और याद रखेंगे कि ये बोरा नाम का जो चावल है ये बिहू के समय मुख्यतः पकाया और खाया जाता है, जो कि एक चिपचिपा हो जाता है बनने के बाद में। तो यहाँ पर विकल्प ए और बी दोनों सही है, विकल्प ए और बी दोनों गलत हैं, या विकल्प ए सही है बी गलत है, विकल्प 4 में कहा गया है कि ए गलत है परंतु बी सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि ए और बी दोनों ही सही दिए गए हैं। बोरा किस्म की चावल असम में उगाई जाती है, बिहू के दिन खाई जाती है, धान चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और साथ ही साथ इसे बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। अब ये आपका कैसा है? तो ये आपका सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं जो राइट आंसर है वह आपको बता देती हूँ, बाकी आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो आप बताइएगा, आपको सॉल्यूशन भी नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में काफ़ी टाइम लगेगा। फिलहाल आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि 36 ग्राम। राइट आंसर कितना होगा? 36 ग्राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न है कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे? यदि आप चाहते हैं कि बच्चे समूह में रह करके सहपाठियों के द्वारा सीखें, इस रणनीति के लिए आप कैसे समूह बनाएंगे? विकल्प 1 है 4/5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएं, यानी कि 4 या 5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बना देंगे। विकल्प 2 है परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों को एक समान समूह बनाएंगे।
विकल्प 3 है भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। विकल्प 4 है समान लिंग, सामाजिक अर्थ, आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएंगे। तो कैसा समूह आप बनाएंगे जिसमें जो बच्चे हैं वह अपने सहपाठियों से बेहतर तरीका से सीख पाएँ। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक ऐसा समूह बनाना है जो किसी भेदभाव को ना दर्शाता हो। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। कौन कितनी भागीदारी कर रहा है, कौन कितना सहयोग दे रहा है, उसके आधार पर आप समूह बनाएंगे, ना कि किसी रोल नंबर के अनुसार, ना तो किसी प्राप्तांकों के अनुसार, और ना ही किसी लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि घड़ी साज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, उस उत्तर को चुनना है। तो जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था। घड़सी सर के बारे में कहा जा रहा है कि घड़सी सर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। या 2 है यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। विकल्प 3 है यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। विकल्प 4 है यह तालाब आज भी प्रयोग में है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि यह तालाब जो है आज भी प्रयोग में है। ऐसा आपका गलत है, ये अब आज प्रयोग में नहीं लाया जाता है, जबकि इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था, जो लगभग 650 साल पहले बनवाया गया था। साथ ही साथ ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ बना हुआ था। तो इस प्रकार के प्रश्न जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, यदि आपको इसके बारे में पता है, आपने पहले इन्हें सॉल्व किया है, तो ही आप इन्हें कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पेडागोजी का खेल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। कथन को बार बार बदल करके सही विकल्प आपसे चयनित करवाया जाता है। नेक्स्ट है अभिकथन। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कारण। थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों को अन्योन्याश्रित पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित करने पर प्रकाश डाला गया है। तो कथन के बाद आपका विकल्प है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प 2 है अभिकथन और कारण सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प 3 है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। विकल्प 4 है अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। तो यहाँ 88 नंबर की अगर हम बात करें तो विकल्प संख्या आपकी फर्स्ट सही हो जाएगी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि परिवार और मित्र थीम जो है एक प्रमुख थीम है और जिसके अंतर्गत पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मनुष्य जीवन जो है एक दूसरे पर अनन्य आश्रित है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित होने का जो प्रकाश है इस चीज़ पर डाल रहा है कि हम सभी एक दूसरे पर क्या हैं, आश्रित हैं। इस चीज़ पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और जिसमें कहा गया है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण क्या है, क्यों पका सकते हैं? अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब आपका विकल्प है दोनों ए आर सत्य हैं, आर ए के सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए आर सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि ए सत्य है लेकिन आर कैसा है, असत्य दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है वह है कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्म का दौरा करना है। जो पास में कृषि फार्म लगा है वहां जाना है, दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन सी प्रक्रिया कौशल को सीखने के लिए संकेतक शामिल है? यहाँ पर कौन सा कौशल वे सीख रहे हैं, कौन से कौशल के यहाँ पर संकेतक शामिल हो रहे हैं? विकल्प है आपके सामने प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना। विकल्प 2 है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। विकल्प 3 है परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। विकल्प 4 है अनुमान, प्रयोग और अवलोकन। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सही होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। ये आपका विकल्प पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो आज के हमारे जो 30 क्वेश्चंस थे वह कंप्लीट हो चुके हैं। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप अपना अगर स्कोर शेयर करते हैं तो यहाँ पर आप नेक्स्ट सेशन में अपना जब स्कोर काउंट करते हैं तो आप अंदर से खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, क्योंकि यकीन मानिए एक एक करके जैसे जैसे आप सेट सॉल्व करते चले जाएंगे आपके जो नंबर ऑफ रैंक है वह बढ़ती चली जाएगी।
साथ ही साथ आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको अपने अंदर से ऐसा महसूस होगा कि मैं तो पेपर में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और आज के सेशन में यदि आपके 15 से 17 या इक्वली 20 तक अगर आप कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आसानी से आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के 25 से 30 के बीच में अपने करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं पूरे 30 की गारंटी बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ। पैटर्न है, प्रश्न है, कभी कुछ 2-4 प्रश्न नए भी डाल दिए जाते हैं, क्योंकि ये पेडागॉजी नहीं बल्कि ईवीएस है। और ईवीएस में कभी कभी आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा अगर डाल दिए जाएँ तो जो स्कोर है वह 25 ही हो पाता है। तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। अगर आपके 17 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में 25 प्लस करके आएंगे, ये पूरी तरीके से भरोसा रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों को सम्मान कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।